दोस्तों नमस्कार। आज हमारे बीच पत्रकारिता के क्षेत्र के साथ साथ सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने वाले और नगर निगम महापौर का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर चुनावी जंग में उतरने वाले शहर के लगभग सभी वर्गों से परिचित रंजीत छाबड़ा जी हमारे बीच पहुंचे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पत्रकारिता के छोड़ या पत्रकारिता के साथ सक्रिय राजनीति में उतरने का क्या आपका उद्देश्य रहा है, किस उद्देश्य को लेकर आप आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है रंजीत भैया। आप काफी लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन आपने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया महापौर पद का। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या जज्बा है आपका, हमारे दर्शकों को बताएं। जज्बा ये है कि पत्रकार के साथ साथ मैं इस नगर का नागरिक भी हूँ और इस नगर के साथ दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो व्यवहार कर रहे हैं, जिसको हम एक नूरा कुश्ती भी कह चुके हैं कि भैया अब मैंने लूट लिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम लूट लो। ये जो चल रहा है ये हमारे और आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। पिछले बार आपने देखा होगा नगर निगम का पूरा 5 साल भीषण भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा रहा और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जितने विपक्ष ने आरोप लगाए थे उसका विधिवत खंडन सत्ताधारी दल ने कभी नहीं किया, आज तक नहीं किया। इससे बड़ा प्रमाणित भ्रष्टाचार का जो केस है पूरे प्रदेश में दूसरा नहीं है। दूसरा जो है, मेरे मन की जो पीड़ा थी, तो मैंने कहा कि भैया अभी ये सीट सामान्य हुई है नगर निगम धमतरी की, अब पता नहीं 10 साल में होगी कि 12 साल में होगी। जब तक हम जीवित रहे ना रहे, विंध्यवासिनी दाई के कोरा में बैठे हैं, छत्तीसगढ़ महतारी के अनाज खा रहे हैं, लेकिन इसका ऋण कब अदा करेंगे? क्या सिर्फ 2 रोटी खाना और एक दिन मर जाना, क्या यही जीवन है? ये मन में भाव आया। और दूसरा, मैं जैन समाज में जो बहनें जो दीक्षा ग्रहण करती हैं और अपना घर परिवार शहर सब छोड़कर चली जाती हैं धर्म के लिए, तो मेरे मन में एक रात विचार है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 5 साल के लिए अपना पूरा जीवन नगर निगम को दे दूं, घर ना जाऊं और वहीं पर रहूं पूरे 24 घंटा, और जो तनख्वाह मिले जनता का पैसा है वो जनता को दे दूं। ऐसे बहुत सारे विचार आए, प्रतिनिधि वापसी का अधिकार भी दे दूं। ये ऐसे अनेक प्रश्न आए जिससे व्यथित होकर पीड़ित होकर मुझे ऐसा लगा कि धमतरी की जनता को ये बताना चाहिए कि नेता और पत्रकार में भी एक बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि हम लोग बड़े गहराई से राजनीति को समझते हैं। वो एक शेर भी है ना कि सिर्फ शायर देखता है कहो की असलियत, हर किसी के पास तो ऐसी नजर होती नहीं। तो ये सब देखने के बाद ऐसा लगा, नहीं, छत्तीसगढ़ महतारी का जिसका अनाज हमने खाया देश बंटवारे के बाद हम आए हुए आदमी हैं, और बिना ऋण चुकाए छत्तीसगढ़ महतारी का चले जाए, विदा हो जाए, तो हमारे से बड़ा नमक हरामखोर कोई नहीं है। ये मन में भाव आते ही मैं प्रयास कर रहा हूं कि जनता को सहमत कर सकूं और बता सकूं कि मेरे मन में क्या विजन है और क्या मिशन है। नहीं तो रंजीत भैया, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, काफी राजनीतिक दल थे, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अलावा, लेकिन आप किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव न लड़के निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो फैसला आपने किया है, निर्णय लिया, उसके पीछे क्या कारण है? अभी आप देख लीजिए, पूरे 40 वार्डों में 200 लोग अपने भविष्य की आजमाइश कर रहे हैं। जो 40 साल से यहाँ सुरेश कुमार गुप्ता है, जिनका परिवार जनसंघ का संस्थापक है, उस परिवार के वंशज को एक टिकट के लिए ऐसी हालत कर दिए है कि साहब मैंने उसको खून के आंसू रोते देखा है। उधर पवन लिखी है और ऐसे अनेक नाम है जिनको उनका हक मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। ये सारे दृश्य भी तो हम देख रहे हैं, लोगों के खून के आंसू रोते हुए हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा राजनीति के दलों के दलदल से बाहर निकल के कुछ अलग सोच करके, सवाल तो जनता के बीच उनका विश्वास प्राप्त करने का है ना। बात रही राजस्व की, तो ये कोई पूर्ण सरकारी संस्थान नहीं है, ये स्वायत्त शासी निगम है। अपने साधन संसाधन से यहाँ राजस्व पैदा करना है। 4-4 महीना लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती, इसकी गहराई भी हम जानते हैं कि क्यों नहीं मिलती। कैसे मिल बांट के ये लोग पेंटिनगंज के पूरे एरिया को खा रहे हैं। कहते हैं कि पेंटिनगंज का इलाका जो है कांग्रेस भाजपा दोनों की दुधारू गांव है और दोनों प्रमुख पार्टियां हैं जो धमतरी का भाग्य तय करती है, कभी कांग्रेस जीतती कभी भाजपा जीतती। तो इस रैकेट को, इस चक्र को तोड़ने और राजनीति की एक नई परिभाषा गढ़ने, जन सेवा की एक नई परिभाषा गढ़ने के उद्देश्य से मैं राजनीति में आया हूँ। बहुत सारी मेरी भावनाएं हैं, बहुत सारे विचार हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैं उनका जवाब दूंगा। तो कुल मिला के आपके मन में एक पीड़ा है शहर विकास को लेकर,
और उस पीड़ा को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। तो आपका विजन क्या है, क्या मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि नामांकन वापसी अभी 31 तारीख तक है, ऐसी भी चर्चा है कि आप नामांकन वापस ले लेंगे। बिल्कुल ठीक। तो मैं चाहता हूं उस पर आप विराम लगाते हुए बताएं कि आप नामांकन वापसी लेंगे कि चुनावी मैदान में डटे रहेंगे, और आपका विजन क्या होगा धमतरी विकास को मैं लेकर? डंके की चोट में छत्तीसगढ़ महतारी की सौगंध खाता हूं, जिसका मैंने यहाँ अन्न जल ग्रहण किया है, मेरे रगों में जो लहू बह रहा है वो छत्तीसगढ़ महतारी की धरती से अन्न उपजा है। उसकी कसम खा के मैं कहता हूं कि मैं ना वापस, पहले भी इस तरह के आरोप लग रहे थे, जब मैंने नामांकन पत्र लिया था तब भी आरोप लग रहे थे कि हट जाएंगे, खा जाएंगे पैसा खा के, लेकिन मैं नहीं हटा। और जब मैं नहीं हटा तो मेरे पास 2-3 प्रकार के ऑफर आ चुके हैं, जिसमें एल्डरमैन बनाना भी एक है और बहुत सारे ऑफर हैं। लेकिन मैंने उनको स्पष्ट कहा, भाई ये सब करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं 2 सूखी रोटी खा रहा हूँ, 5000 की स्कूटर में घूमता हूँ, मैं उसमें प्रसन्न हूँ, और मैं अपने जीवन से जो संतुष्ट है उससे बड़ी संतुष्टि दुनिया में खुशी कोई नहीं है। तो मैं आपके प्रलोभन में आने वाला नहीं हूँ भाई। मैंने जनता से जो वादा किया है, जो घोषणा की है, उस रास्ते में मैं चलूंगा। देखिए, राजनीति में चुनाव लड़ना बहुत महंगा हो चुका है। आज की तारीख में कोई भी छोटा सा भी चुनाव है तो संसाधन जिनके पास बहुत ज्यादा है, जिनके पास धन है, वही चुनाव में सफल होते हैं। आपके पास ऐसी क्या संसाधन है? आप ऐसा कैसे आपके मन में आया कि आप सीमित संसाधन के बीच आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? क्या इसमें कैसे सफल होंगे आप? मैं जनता को जनार्दन मानता हूँ, सारे राजनीतिक दल भी जनार्दन मानते हैं, लेकिन उस जनार्दन को शराब पिलाना, उस जनार्दन को पैसे देना, साड़ी बांटना, झुमका देना, पैजन देना, ये काम ना मैंने पहले किया था ना अब करूंगा। बात रही अनुभव की, तो मकेश्वर वार्ड में मैंने अपने भतीजे को चुनाव लड़वाया था, उनकी इच्छा थी लड़ने की, वो लड़े। मैंने मोहल्ले वालों को बहुत समझाने का प्रयास किया कि रोज 11 बजे कार्यालय खुलेगा, 1 बजे बंद होगा, सारे काम आपके यही होंगे, और पूरी जो तनख्वाह है वो आपको मिलेगी, आप बिलो बांटो, जो करना है करो, है ना, सारे सामान उपलब्ध रहेंगे, बल्ब, ट्यूबलाइट, छोटे मोटे सामान, फावड़ा, ये सब रहेगा। बड़े काम के लिए नगर निगम में जाना है, लेकिन उन्होंने 6-7 लाख रुपया खर्चा करने के बाद भी हरवा दिया। मैं जानता हूँ इस बात। तो अच्छा नेतृत्व चाहिए, अच्छा नेता चाहिए, तो अच्छा मतदाता भी तो बनना पड़ेगा। अब जिसको सत्ता चाहिए वो तो काम धाम साम दंड भेद करेगा, उस स्थिति में वो भ्रष्टाचार करके उससे 1000 गुना ज्यादा पैसा कमाएगा। पिछले सत्ताधारी दल पे भी आरोप लगा रहा है कि कोई बता रहा है 7 करोड़ कमा के निकल गए, कोई बोल रहे 6 करोड़ कमा के निकल। तो ये करोड़ों रुपए कमाने के लिए मैं राजनीति में नहीं आया हूँ। यहाँ भ्रष्टाचार ना हो उसका सर्वोत्तम तरीका मैंने ये निकाला है कि मैं भी जैन धर्म की बहनों की तरह, दीक्षार्थी बहनों की तरह 5 साल के लिए अपने घर का त्याग करूंगा, और नगर निगम ही मेरा निवास रहेगा। मैं घर की ओर पैर भी नहीं रखूंगा, वही सबका भोजन बनेगा। सारे कर्मचारियों से भी मैं निवेदन करूंगा, भाई भोजन यही कीजिए, क्योंकि आप 2 बजे घर जाते हैं, 4 बजे आते हैं, 5 बजे फिर घर चले जाते हैं। मेरे जो शहर की जनता है वो तड़पती है, चप्पलें घिस जाती है। तो मेहरबानी करके यही खाना खाइए, हमारी तनख्वाह पैसे से खाइए, लेकिन जनता को सेवा दीजिए। ये भी एक उद्देश्य था। तो अभी तक के जो आपके चुनावी समीकरण में आप अपने आप को कहाँ पे मानते हैं? क्योंकि काफी राजनीतिक दल के लोग हैं, उस बीच में आप निर्दलीय प्रत्याशी में चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। क्या लगता है जनता का रुख क्या नजर आता है इस बार? जनता का उत्साह और रुख देख के ही मेरा मनोबल इतना बढ़ चुका है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब मेरी भावनाएं और उनके विचार इतने मिल गए हैं कि मुझको ऐसा लगता है कि जीवन में मैंने पहली बार एक सही निर्णय लिया है, और इसका इतना स्वागत होगा, जनता का इतना प्यार मिलेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आपको वंडर बताता हूं मैं, जब मैंने ये विचार रखा कि मैं लड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास 20,000 तो तुरंत चाहिए, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जनार्दन होटल के आसपास 8-10 जो लोग खड़े थे, सब ने मिलकर 2,000, 3,000, 2,000 मेरे 20,000 दे दिए। भैया जाइए, आप लड़िए, आपकी इच्छा है, आप अच्छे आदमी हो, लड़ो। तो मैं इस वजह से मैदान में हूँ। अभी एक महापौर का प्रत्याशी लोगों से 1-1 रुपए चंदा लेके भी चुनाव लड़ रहा है, तो क्या लगता है कि अब परिवर्तन का युग समय है, परिवर्तन का समय आ गया, ऐसा लगता है आपको? देखिए, खर्चा तो अनंत है, बहुत सारे राजनीतिक दल आपको अनुभव, वो तो अनंत है कि एक विधानसभा में 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए खर्च होता है, नगरीय क्षेत्र में 2-3 करोड़ रुपए खर्च होता है। ये हमारे और आपसे छुपी हुई नहीं है, क्योंकि आप भी पत्रकारिता जगत में हैं। उस स्थिति में चंदे के बिना तो किसी का काम चलता नहीं, क्योंकि जनता की आदत इतनी बिगाड़ चुके हैं, उनको लतखोर बना चुके हैं, शराबखोर बना चुके हैं, वो विचारहीन हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को लौटाने के लिए जो मेहनत और प्रयास मुझे करना पड़ेगा, उसको मैं समझ रहा हूँ। लेकिन सारी चीजों को अगर खत्म करना है तो एक शुरुआत करनी पड़ेगी, और जनता को एक बार भरोसा करना पड़ेगा और आजमाना पड़ेगा कि नेता और पत्रकार में बेसिकली बहुत अंतर होता है। नेता को सत्ता हर हालत में चाहिए, काम धाम साम दंड भेद, सत्ता के बिना सब शून्य। तो उनके लिए मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए कोई मजबूरी नहीं। मेरा तो ये कहना है, आपको अच्छा नेतृत्व चाहिए, घर का नेतृत्व चाहिए। बहुत सारे लोग अभी चुनावी मैदान में हैं, जिनका निवास रायपुर में है, घर द्वार सब रायपुर में है, और वो घूमे जैसे यहाँ आएंगे,
है ना। और जो चुनाव संचालक बनने वाले हैं उनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी जो छवि है धमतरी नगर में ऐसी है कि मैं समझता हूँ मेरे को जितनी सहूलियत जाने वाली है, मुझको उसको जितना जनता का घूम फिर के लाभ मिलने वाला है, वो अपने आप में पर्याप्त है। तो चुनाव जीतने के बाद आप पत्रकारिता करेंगे कि राजनीति, कुल मिलाकर राजनीति करेंगे? जब मैंने जनसेवा का व्रत लिया है और जीवन भर मुझे खाना वही खाना, जीवित रहने के लिए 2 रोटी जरूरी है। बात रही बाल बच्चों की, बाल बच्चे बड़े हो गए, अपना काम धंधा संभाल चुके हैं, तो मैं तो अपना पूरा जीवन राजनीति की जन सेवा को ही देने का मैंने निर्णय लिया है। और यहाँ बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जैसे कि कचरा निष्पादन 1 करोड़ और 15 लाख या 25 लाख का था, जिसमें आप लोगों ने बहुत सी रिपोर्टिंग की। उसके बाद ये हुआ कि 5 लाख रुपया फाइन हुआ, बाद में मिल बांट के खा गए। कचरा निष्पादन बाईपास रोड में हो और कनेरी रोड में हो, ये किसी छुपा नहीं है। इस तरह के बड़े बड़े घपले घोटाले हो रहे, जिसकी वजह की यहाँ की जनता को तकलीफ जा रही है और लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही। तो ये सारा कौन कर रहा है? बड़े अधिकारी और बड़े नेता। तो वो रैकेट तोड़ने के लिए किसी ईमानदार आदमी को उस मान में घुसना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए शहादत हो जाए। तो अगर आपको मौका मिलता है तो क्या इसकी जांच करेंगे और दूसरे को सजा दिलाएंगे? ऐसा वादा करते हैं जनता से आप? कहाँ जाएंगे? शहर देश छोड़ के कहाँ जाएंगे? शहर छोड़ के, प्रदेश छोड़ के कहाँ जाएंगे? मुझे सेवा का मौका मिला तो ऐसे भ्रष्टाचारी जिनकी वजह से आज धमतरी का विकास रुका हुआ है, बर्बाद हो रहा है धमतरी, उन सारे लोग को सजा दिलवाना भी मेरी प्राथमिकता में रहेगा। आपका विजन क्या है? मेन मुद्दा आता है जनता के बीच, नेताओं का विजन लोग जानना चाहती है कि जनता जानना चाहती है नेताओं का विजन क्या है। आपका विजन क्या है धमतरी विकास को लेकर? मेरा विजन ये है कि सबसे पहले तो ये है कि बस स्टैंड हाईटेक बनाना है बोलते हैं, तो बिना ज्यादा खर्चा किए मान मनोबल करके आसपास जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे हाथ पैर जोड़ के कि भैया कुछ जगह और दे दो, हमारा बस स्टैंड वहीं रहने दो, आपका भी उत्थान होगा, हमारा भी उत्थान होगा। किसी का नुकसान करने की मेरी नियत नहीं है, बस स्टैंड वहां भी रहे। बहुत मेरा प्रयास अंततः ये है, अंततः पैसा बचाना, क्योंकि आज की परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि आदमी कमा के बड़ा नहीं बन सकता, लेकिन बचा के जरूर बड़ा बन सकता है। तो मैंने उस वाक्य को पकड़ा है, उस रास्ते में बढ़ूंगा। और वहां के बहुत बड़े जो उद्योगपति जिनके पास बहुत जमीन है, जिनका मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, उनसे मैं निवेदन करूंगा, साहब आप भले पीछे अपना बढ़ा के अपना और मार्केट बना लीजिए, अपना घाटा पूरा कर लीजिए दुकानें बना के, लेकिन बस स्टैंड के लिए विस्तार के लिए जगह दे दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे निराश नहीं करेंगे, क्योंकि वो बड़े बड़े अच्छे आदमी। पेंटिनगंज के बारे में मैंने बताया, अभी हाल ही में 2 जमीनें और बेच के खा गए नगर निगम वाले, तो ये तो अपनी बपौती मान लिए हैं पेंटिनगंज को, जबकि वहां 45 एकड़ जमीन है। ठीक से सीमांकन हो जाए तो 15 एकड़ निकलेगी। 15 एकड़ यानी निम्नतम 10,000 रुपए प्रति फुट और आगे की 20,000 22,000 रुपए फुट है। इतनी बेसकीमती जमीन है। आपका साहब 1 रुपया गोबर भी गिर जाता है तो आप धो के उसको जेब में रख लेते हो, और जनता की करोड़ों रुपए की जमीन को आप बिल बांट करके खा रहे हो। इनको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उन तमाम लोगों को। अभी एक केस लड़ने वाले मुझको मिले थे हाई कोर्ट में, वो बता रहे थे कि 105 लोगों के साथ नगर निगम के एग्रीमेंट नहीं है, जबकि नगर निगम कहती है कि हमारा 105 लोगों से एग्रीमेंट है। वो डंके की चोट बोल रहे हैं, मामला हाई कोर्ट में है, इतने लोगों से एग्रीमेंट नहीं है, सब तरह से सहयोग मिल सकता है, लेकिन ये नगर निगम वाले के पास कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, इस वजह से काम लटका हुआ है। सरोवर धरोहर का हम नारा देते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि एक नगर पालिका अध्यक्ष थे, उन्होंने एक ठेकेदार को, उसका नाम नहीं लूंगा, सम्मानित परिवार है, उन्होंने अच्छा काम किया कि फ्री में मिट्टी मांगी कि भैया मिट्टी हमको दे दो, आपका तालाब गहरीकरण हम देते। उन्होंने भी अच्छा सोचा, जो भी पुराने अध्यक्ष थे, लेकिन वो मिट्टी कैसे हटाना है, कितनी मोटी हटाना है, किस स्तर पर हटाना, उसके लिए एक इंजीनियर की जरूरत पड़ती, जो तालाब में खड़ा रहे और बताए कि ये इतनी मोटी परत जो है रेत मिट्टी की उभर। उसकी वजह से क्या हुआ, धमतरी के पूरे 22 तालाब शोकपिट बन गए साहब, सोख्ता बन गए। वो दिन है और आज के दिन है, पूरा भूजल स्तर गिर चुका है पानी का, और लोग तरस रहे हैं। हम गंगरेल के किनारे बैठ के हमको कई बार तरसना पड़ जाता है, अब गर्मियां आ रही है, फिर एक बार संकट आने वाला है। एक वो समस्या है, एलम फिनाइल रिक्शा खरीद घोटाला, मतलब वो तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, शाम हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे वो घोटाले हुए, घोटाले ना होने देना ये मेरी प्राथमिकता है। और सबसे बड़ी समस्या जो मुझको बहुत ज्यादा व्यथित करती है, जिसकी वजह से मैं मुख्य रूप से इसको आपके सामने रखना चाहता हूँ, पूरी रुद्री बस्ती का, पूरी सिंचाई कॉलोनी का पूरा गंदा पानी, टट्टी पेशाब का नाली के माध्यम से नहर में गिरता है साहब, और उससे कुछ ही दूरी पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। आप कितना भी छानो, मन में भाव आ जाता है ना कि ये पानी वो बह के आ रहा है, टट्टी पेशाब का पानी हम छाना हुआ पी रहे हैं, तो पानी पीते समय बड़े गंदे भाव आते हैं। तो उसको हर हालत में मेरी सबसे प्राथमिकता सूची यही रहेगी कि रुद्री वालों से मिलके, पंचायत से मिलके, प्रशासन से मिलके, सरकार से मिलके उस नाली को बंद करवाना और उसका एक विकल्प निकालना, ताकि हमको गंदा पानी पीने की नौबत ना आए। धमतरी के मंच से आप क्या आह्वान करना चाहते हैं धमतरी नगर पालिका निगम के निवासियों को? जी, बहुत सारी बातें हैं जो नुक्कड़ सभाओं में होगी, अभी तो प्रचार शुरू नहीं हुआ है,
जब प्रचार होगा तो ऐसी ऐसी बातें खुलने वाली है कि आपको यकीन नहीं आएगा कि हमारा जो उम्मीदवार है कितनी कॉलोनियों में कितनी जमीनें दबा के बैठे है, कितनी सरकारी जमीनें दबा के बैठे है, कितनी नहरें उपनहरें डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल लगा के बैठे है। ऐसे बड़े बड़े जो है वो सब मेरे पास पहुंच रहे हैं। क्योंकि कब तक करेंगे इनका उजागर, कब तक करेंगे, अब जनता के बीच कब तक लाएंगे इन मामलों को आप? भाई देखिए, मैं तो कोई जादूगर हूँ नहीं, जितने साधन संसाधन मेरे हैं उसमें जो जानकारी आती है, लेकिन बहुत सारे राजनीति में दूसरे दुश्मन भी होते हैं, लेकिन उसमें से जनहित के लायक क्या है? अगर उससे जनहित लोकहित धमतरी नगरीय क्षेत्र का मार खा रहा है तो मेरा दायित्व है उसको उजागर करना, उसको प्रतिबंधित करना, रोकना, चाहे पूरी कॉलोनी उजाड़नी पड़ जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें और होमवर्क चल रहा है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप पत्रकार और नेता का अगर कोई अंतर देखना चाहते हैं तो एक बार अवश्य मुझको मौका दीजिए, क्योंकि सब तो समय देते हैं। मैं अपना जीवन देने को तैयार हूँ और मेरे पास एक जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद छाबड़ा जी, हमारी ओर से भी आपको बधाई।